सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में सामान्य हिंदी में आज हमारा होगा टेस्ट नंबर पहला और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। जो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आएंगे उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बस एक काम करना कि वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, 1.5x कर लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा आराम से बोलूंगा, तो इसे आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेंगे तो आपका समय बचेगा। दूसरी चीज आप ये करना कि अगर आपको इसका रिवीजन करना है तो जाइए गूगल प्ले स्टोर पर और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। HDCLASSES कैपिटल में है, ध्यान रखेंगे, इसे डाउनलोड करिएगा। वहां पे क्लास नोट्स पीडीएफ का फोल्डर होगा, वहां से आप जाइएगा और हिंदी वाला वहां पे फोल्डर ओपन करिएगा और हिंदी का ये पूरा आप रिवीजन करते रहिएगा। एक बार क्लास को देख लीजिए, कुछ नोट्स ना करेंगे, मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे एप्लीकेशन पे जाकर के, है ना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक लगा देंगे, वहां से भी कर सकते हैं। एक आसान से क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा कि भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है। पहला कह रहा कि भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत के भाष धातु से हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा कि भाषा के माध्यम से मनुष्य के भाव तथा विचार, मनुष्य क्या करता है, भाषा से अपने भाव और विचार को व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये बात भी सही है। अगला कह रहा कि भाषा सीमित और व्यक्त ध्वनियों का नाम होता है, बस क्या करते हैं हम, अभिव्यक्ति के लिए इसे संगठित करते हैं। जाहिर सी बात है ऐसा होता है, बिल्कुल सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपके सही है, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। देखिए, भाषा की परिभाषा को लेकर के कई लोग के अलग अलग मत हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं, कुछ लोग को ध्यान रखना है, कुछ लोग का याद करना है, क्योंकि हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो पहली चीज, जो भाषा शब्द है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो संस्कृत में एक शब्द है जिसका नाम है भाष धातु है, इसी से बना हुआ है और इसका मतलब क्या होता है, वाणी की अभिव्यक्ति, यानी अपनी जो आवाज है, जो बोली है, उसको व्यक्त करना, रिप्रेजेंट करना। हम लोग जानते हैं कि भाषा के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अपने भाव और विचार का आदान प्रदान करते हैं। झगड़ा वाला भी होता है और प्यार वाला भाषा भी होता है ना। दो लोग का नाम याद रखिएगा, एक को क्रौंचे जी का और दूसरे वेंद्रे, इनका नाम याद रखिएगा। क्रौंचे कहते हैं कि देखो यार, जो भाषा होता है ना, वो कुछ और नहीं है बल्कि सीमित और व्यक्त ध्वनियों का ही नाम है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, अभिव्यक्ति के लिए संगठित करते हैं। जब हमें किसी चीज को अभिव्यक्त करना होता है तो हम संगठित करते हैं, पहला। दूसरा, वेंद्र कहते हैं कि देखो भाई, जो भाषा होता है ना, देखो मतलब तो सबका एक ही था, पर लोगों ने थोड़ा थोड़ा शब्दावली बदली है। जैसे वेंद्र कहते हैं कि भाई देखो, भाषा जो है ना, वो मनुष्यों के बीच संचार व्यवहार यानी कम्युनिकेशन, बातचीत का माध्यम है, माध्यम के रूप में एक प्रतीक है। अगर ये भाषा ना होती तो लोग एक दूसरे से अपनी बात व्यक्त नहीं कर सकते। बात तो सही है कि नहीं है। अगला, अब जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा, ध्वनि चिन्ह जितने होते हैं, मनुष्य परस्पर अपने विचार का विनिमय करता है, यानी विचार का आदान प्रदान करता है, उसी का ही एक समष्टिक रूप क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ऊपर तो इन लोगों ने दिया नहीं, वेंद्र ने, कौंचे ने नहीं, डॉक्टर बाबू राम सक्सेना के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया। इन्होंने कहा कि देखो, जो भाषा होता है ना, ये दरअसल कुछ और नहीं है, ये एक जो, जैसे एक ह्यूमन हो गया, तो मनुष्य जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग अपनी विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए करता है या विचार विनिमय के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग करता है, उसी का ही समष्टिक रूप भाषा है। ऐसा किसने कहा, बाबूराम सक्सेना ने कहा। तो इन तीनों लोग का आपको अब याद करना होगा, पेपर में बनेगा तो आप प्लीज बताना। ऊपर आपको क्रौंचे का तो पता है, वेंद्र का भी आपको पता है, अब आपको पता होना चाहिए बाबूराम सक्सेना। इन्होंने कहा कि देखो, जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार का विनिमय करता है, यानी विचारों को आदान प्रदान करता है, उसी का ही समष्टि रूप क्या है, भाषा है, ठीक है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि यार देखो, भाषा की क्या विशेषता है, तो यहाँ से भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछता है। तो भाषा कैसा होता है, प्रतीकात्मक होता है, ठीक है। ध्वनिमय होता है, भाषा में ध्वनि होती है ना। फिर भाषा का संबंध किससे है, मनुष्य से है, बिल्कुल है। तो ये सभी के सभी स्टेटमेंट भी आपके सही हैं, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी सही जवाब। अब देखिए, भाषा की विशेषता कैसी है, तो ये आपसे सवाल एग्जामिनर पूछेगा, आप बता देना। पहली बात तो ये प्रतीकात्मक है, दूसरा ध्वनि में है, तीसरा इसका संबंध मनुष्य से है, परिवर्तनशील होता है, जाहिर सी बात है, होता है ना। कहीं और जाएंगे तो कहीं और की भाषा, कहीं और जाएंगे कहीं और की भाषा, यानी भाषा की क्षेत्रीय सीमा भी होती है। और भाषा सरलता से प्रौढ़ता की दिशा में गतिशील है, ध्यान रखेंगे, सरलता से प्रौढ़ता की दिशा में भाषा गतिशील होता है, ठीक है, ये क्लियर है। अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि विश्व में कितनी भाषाएं कैसी बोली जाती हैं। तो एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा, बताओ जरा, विश्व के भाषा परिवार को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो देखिए, वैसे देखा जाए तो इसमें कोई मतैक्यता नहीं है, यानी लोगों के विचार अपने अपने अलग अलग हैं, अलग अलग विचार हैं, लेकिन फिर भी एक प्रमाण रखा गया है, या एक सब कहिए कि अनुमान रखा गया है कि विश्व को हम 4 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटते हैं और उनमें जो है 4 भौगोलिक क्षेत्रों में 18 उपभाषाएं देखने को मिलती हैं।
कौन कौन से 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं जरा देखिएगा। यूरोप और एशिया को एक साथ बना करके यूरेशिया, यानी यूरोप में कौन सी भाषा होगी और प्लस में एशिया में कौन सी भाषा होगी। और आप जानते हैं एशिया में हमारा हिंदुस्तान है, तो यहीं से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ की जो भाषा है वो यूरेशिया वाली भाषा में आ जाएगी, है ना। फिर अफ्रीका में कौन सी भाषा बोली जाती है, हमें क्या मतलब इससे, है ना। लेकिन हमें जानना है प्रशांत महासागर की भाषा में क्या बोली जाती है, अमेरिका भूखंड में क्या बोली जाती है, इन सबसे हमें कुछ नहीं मतलब है। बस हमें ये जानना है कि देखो 4 भौगोलिक क्षेत्रों में कुल भाषाएं बांटी गई हैं, जिनमें कुल 18 भाषा परिवार हैं। अब इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में से हमारे लिए कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है, तो आप कहोगे सर हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है वो यूरेशिया का होगा, यानी यूरोप प्लस एशिया का होगा, ठीक है। अब जरा सा आप बताइएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार का संबंध यूरेशिया में है। भाई सबका तो नहीं हमें याद करना है, पर हमें यूरेशिया के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए हमारे यूरेशिया में आप देखेंगे तो यूरेशिया में कुल 10 भाषा परिवार बोले जाते हैं। भाषाओं के 10 भाषा परिवार हैं यूरेशिया में, ठीक है। यूरेशिया में 10 भाषा परिवार हैं। अब इन 10 भाषा परिवार में से हमारे यहाँ भारत में कौन कौन भाषा परिवार बोला जाता है, हमें वो जानना है। तो पहले देख लेते हैं कि यूरोप और एशिया में 10 भाषा परिवार कौन कौन से हैं साहब, है ना। तो यहाँ पे ये जो सुदानी नाम का परिवार है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये हमारे यहाँ नहीं बोला जाता है, इसका संबंध हमारे यहाँ से नहीं है, यानी यूरेशिया से नहीं है। बाकी भारतीय द्रविड़ काकेसी ये सभी के सभी यूरेशिया की ही भाषा है, ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। पर इस प्रश्न पे बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ऐसा सवाल पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। बस हम जानकारी के लिए कि देखिए ऐसा होता है और हमारा जो है भारतीय भाषा कैसे निकला वो हमें जानना है। देखिए यूरेशिया में कितने भाषा परिवार हैं, 10 भाषा परिवार है। तो अब इन 10 में से अब देखेंगे कि भारत में कौन सी है। भाई यूरोप और एशिया में थोड़ी हमें पढ़ना है, हमें भारत में पढ़ना है। तो अब आप देखोगे इन 10 में से अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि भारत में कौन कौन सा है, ठीक है। पर 10 भाषा परिवार कौन कौन सा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, पर इतना याद रखिएगा इसी में ही कहीं भारतीय है, द्रविड़ भी है और काकेसी भी है, ठीक है। ब्रूसस्की भी है, उराल है, चीनी परिवार है, इसे याद रखेंगे। जापानी है, कोरियाई है, बास्क है, सामी है या हामी है, तो ये सभी लोग हैं, ठीक है। अब इनमें से देखिएगा भारत में कौन सा है, यानी भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पे निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। अब समझ में आ गया हम लोगों ने क्या 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 देखा, विश्व को देखा, ठीक है। विश्व में हमने भाषा परिवार को जानने की कोशिश की और विश्व में हमने देखा कि 4 भौगोलिक क्षेत्र हैं। इन 4 भौगोलिक क्षेत्रों में हमने यूरोप और एशिया यानी यूरेशिया को देखा। यूरेशिया में कितने थे, 10। अब इन 10 में से भारत में कौन सबसे ज्यादा बोला जाता है उसे हम लोग देखेंगे। तो कह रहा कि भारत में बोलने के प्रतिशत के आधार पे कौन सबसे ज्यादा बोला जाता है। तो आप जानते हैं भारत में भारतीय भाषा के परिवार की जो भाषा है वो उनको बोलने वाले लोग ज्यादा हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे जो 10 भाषा परिवार है ना, उनमें से भारत में सामान्यतः 4 ही बोले जाते हैं। कौन कौन से 4 हैं देखिएगा। देखिए कौन कौन से 4 हैं हमारे यहाँ जो मुख्यतः प्रमुखतः बोले जाते हैं। हमारे यहाँ भारतीय भाषा बोला जाता है, द्रविड़ भाषा परिवार बोला जाता है, ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बोला जाता है और चीनी तिब्बती भाषा परिवार। तो हमारे यहाँ जो 10 था यूरेशिया में, उनमें से 4 ही हमारे यहाँ भारत में बोला जाता है। बोलने वाले के परसेंट के आधार पर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो है भारतीय भाषा परिवार में जो भाषाएं आती हैं वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बोली जाती हैं। दूसरे नंबर पे आप देखेंगे तो जो द्रविड़ भाषा परिवार की जितने भी भाषाएं इनमें आएंगी वो बोली जाती हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे ऑस्ट्रिक भाषा परिवार की जितनी भी बोलियां हैं वो बोली जाती हैं। फिर चीनी तिब्बती भाषा परिवार सबसे कम। तो कितने परसेंट लोग लगभग भारतीय भाषा में, अब देखिए इसमें कई भाषाएं आ जाएंगी भारत में, तो कितने परसेंट लोग बोलते हैं, तकरीबन 73% लोग। द्रविड़ भाषा परिवार यानी द्रविड़ में जितनी भी भाषाएं आएंगी उसमें कौन कौन लोग आएंगे, तो 25% लोग बोलेंगे, है ना, यानी 100 में 25 लोग, ठीक है। ऑस्ट्रिक कितना बोलेंगे, 1.3 बोलेंगे और चीनी तिब्बती कितना बोलेंगे, 0.7 बोलेंगे, ठीक है। अब देखिएगा भारतीय का क्या हिसाब किताब है। अब भारतीय भाषा परिवार हमने देखा कि हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार है, निकल के आया है। अब देखा जाए कि इन चारों में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं। चारों में आपने देखा सबसे पहले आपने देखा सबसे ज्यादा जो है वो हम लोग भारतीय वाले हैं। अब देखा जाएगा कि भारतीय में आखिर में कौन कौन बोली आता है, क्योंकि आपने देखा 73% लोग बोलते हैं उस बोली को, तो कौन कौन भाषा है ये देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने दूसरे नंबर पे देखा द्रविड़ आता है ना, और 25% लोग द्रविड़ को बोलते हैं, तो भाई इनमें कौन कौन भाषा है जान लेते हैं। तो इसी तरह से ऑस्ट्रिक में देख लेते हैं, इसी तरह से चीनी तिब्बती में देख लेते हैं। पर यही दोनों इंपॉर्टेंट है, हमसे पेपर में यही पूछता है। तो बताइए भारतीय भाषा में कौन कौन सी भाषा आ जाती है। भाई भाई 73% लोग बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कौन कौन सी भाषा इसमें शामिल हो जाती है। तो आप देखेंगे भारतीय भाषा परिवार में वैसे तो सामान्यतः है ना। अच्छा पूछा शामिल नहीं है, नहीं शब्द पूछा है साहब, तो यहाँ पे याद रखेंगे मलयालम शब्द यह शामिल नहीं है भारतीय भाषा में। कौन कौन शामिल है इसे जरा से एक बार रटने की कोशिश करिएगा।
देखिए सबसे पहले तो हिंदी, तो आप जानते हैं हिंदी, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार, किसका भाषा परिवार है? तो बोलोगे सर हिंदी जो वो भारतीय भाषा परिवार का भाषा है, ठीक है। मतलब ये फैमिली वाले जतिया इनका भारतीय है और बाऊ जो है वो हिंदी इनका नाम है, ठीक है। जैसे पूरा मान लीजिए हमारा है तो ये पूरा मिश्रा परिवार है, ठीक है। और मिश्रा परिवार में हमारा एक छोटा सा नाम है, जैसे हमने ये अखिलेश कुमार मिश्रा, ए के मिश्रा सर, है ना। तो ये हम हो गए और ये पूरा परिवार हो गया। तो ऐसे ये पूरा भारतीय परिवार है और हिंदी इसमें छोटी सी भाषा है। इसी तरह से उर्दू भी हमारे यहाँ छोटी सी भाषा है। इसी तरह से बंगाल वाले बंगाली, इसी तरह से पंजाब वाले पंजाबी, इसी तरह से यहाँ पर मराठी, इसी तरह से यहाँ पर नेपाल वाले नेपाली, फिर उसके बाद साथ ही असमिया, फिर उसके बाद देखेंगे गुजराती, फिर कश्मीरी और ईरानी। तो इस तरह से ये सब लोग सदस्य हैं किसके? भारतीय भाषा परिवार के। इनका नाम याद रखना, भूलना मत, है ना। जैसे भी हो याद रख लेना, ठीक है। अच्छा, द्रविड़ भाषा में 25% लोग बोलते हैं द्रविड़। जरा से देखिए द्रविड़ में कौन कौन लोग हैं? 25% लोग, मामूली बात थोड़ी नहीं है ना। तो कौन कौन कह रहा है कि द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है, कौन सा? तो द्रविड़ में कौन कौन बोले होता है? हिंदी बोले होता है, आप कहोगे नहीं सर नेपाली, यार बोलोगे अभी अभी तो पढ़े सर, ये तो भारतीय वाले हैं, मराठी नहीं। तो कौन सा बोला जाएगा आपको? सर डी, यानी चौथा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। समझना जरा मेरे दोस्त, एक बार यहाँ पे इसको मैंने लगा दिया है, आप इसको स्क्रीनशॉट कर लेना, रट लेना अच्छे से, ठीक है। जैसे द्रविड़ में कौन कौन बोला जाता है? तो कन्नड़, मलयालम, तमिल और तेलुगु, 4 ही लोग हैं। और सोचिए इन 4 लोग मिलकर के 25%, 100 में 25% लोग यही 4 भाषा बोलते हैं। ऑस्ट्रिक में बहुत कम है, 1.3 खासी, संथाली, मुंडा, ये जनजातीय भाषा है ना। चीनी तिब्बती परिवार में आप देखेंगे तो मणिपुरी, नागा, मिजोरम, है ना। भारतीय में बाकी आपने देखा ही, हिंदी, उर्दू, बंगाली, पंजाबी, मराठी, नेपाली, असमिया, गुजराती, कश्मीरी, ईरानी, ईरानी भी इसी में है ना। चूंकि भारतीय भाषा परिवार को ही हम लोग हिंदी ईरानी के नाम से भी जानते हैं। अभी देखेंगे, जैसे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिवार की उपशाखा नहीं है? अब देखिए इस भारतीय परिवार की शाखाएं थी, ब्रांचेज हैं, है ना। यहीं से निकल करके अभी कहानी आगे बढ़ेगी साहब। तो इसकी 10 उपशाखाएं हैं। कितनी उपशाखाएं हैं साथी? 10 उपशाखाएं हैं, ठीक है। और इन्हीं 10 उपशाखाओं में से हमारे यहाँ भारत में आप देखेंगे तो भारत ईरान शाखा प्रचलित है। तो 10 उपशाखाएं नहीं पढ़ना है, क्या 10 उपशाखाएं नहीं पढ़ना है हमें? सिर्फ और सिर्फ कौन सी उपशाखा पढ़ना है? तो भारतीय ईरान उपशाखा ये हमारे यहाँ है। लेकिन कह रहा कौन सा नहीं है? तो सुदानी परिवार शाखा, ये भारतीय परिवार से संबंधित नहीं है। पर इस क्वेश्चन को आप ध्यान मत देना, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। बस हमें ये बताना था कि देखिए कि भारतीय भाषा परिवार में कुल 10 उप भाषाएं, उप शाखाएं हैं इसके, इसे याद रखना होगा। और इन्हीं में से एक शाखा है भारत ईरान शाखा, इसी को लेकर के हमें आगे बढ़ना है। देखिए तो ये 10 है, पर इसमें याद किसी को नहीं करना है, मैं पहले भी बता रहा हूँ, कुछ याद नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारतीय आर्य भाषा? देखिए यहाँ से शब्द आ गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की भाषा है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की भाषा कौन सी है, ठीक है। देखिए हमने ऊपर आपसे बताया था कि जो भारतीय भाषा परिवार है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा कि सर जो भारतीय था, इस भारतीय के 10 उपशाखाएं हैं और इन्हीं 10 उपशाखाओं में से एक शाखा का नाम है भारत ईरान शाखा, है ना। भारत ईरान शाखा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हमारे यहाँ भारत ईरान शाखा ही प्रचलित है। अगेन भारत ईरान शाखा में 3 भाषाएं आती हैं, इसको 3 पार्टों में बांटा गया। कौन से? भाई ईरान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो भारतीय ईरान शाखा की 3 शाखाएं फिर से बांटी गई हैं। कौन कौन सी? पहला तो भारतीय आर्य भाषा, इसमें आता है साथी भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो ईरानी शाखा, या कह दीजिए ईरानी भाषा, है ना। और दूसरा तीसरा जो होता है वो दर्दी भाषा। तो इस तरह से आप देखोगे भारत ईरान शाखा की 3 भाषाएं इसमें हैं। एक तो भारतीय आर्य भाषा, दूसरा ईरानी भाषा और तीसरा दर्दी भाषा। दर्दी है, सर्दी नहीं, दर्दी, है ना, दर्दी भाषा साहब, ठीक है। और ये जो पार्टीशन किया गया है ये किसी और ने नहीं किया, डॉक्टर गियर्सन के द्वारा किया गया। डॉक्टर गियर्सन के द्वारा ये किया गया, ठीक है। अब देखिए जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, तो जो आपने देखा भारतीय आर्य भाषा, अगेन आप पाओगे कि भारतीय आर्य भाषा को 3 पार्ट में बांटा गया। देखना जरा, जो भारतीय आर्य भाषा हुआ साथी, है ना, आर्य भाषा हुआ,
इसको 3 पार्ट में बांटा गया। कौन कौन सा 3 पार्ट है? तो सबसे पहला जो पार्ट था वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा हो गया, जो प्राचीन काल में बोला गया, ठीक है। फिर मध्यकाल का समय आ गया तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा जो हुआ वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। प्राचीन काल में आप जानते हैं कौन सी भाषा बोली जाती थी, सबसे पहले स्टार्टिंग कौन सी हुई? तो आप बोलोगे सर जो प्राचीन आर्य भाषा हुआ वहां पे संस्कृत बना। कौन सा? संस्कृत बना, संस्कृत, ठीक है। वहां पे क्या बना? तो आप बोलना सर संस्कृत भाषा बनी, संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा भी अब जानते हैं 2 टाइप की बनी। एक तो वैदिक संस्कृति जो वैदिक काल में बना बोला जाता था, और वैदिक काल के बाद से लौकिक संस्कृति आई, लौकिक संस्कृति, है ना। तो वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। अब आप मुझे बताओ कि जो प्राचीन जो आर्य भाषा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, इनमें कौन कौन सी भाषाएं आएंगी? तो आप बोलना सर वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति। तो कौन सी आएगी? तो आप बोलना सर वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति, ठीक है। ऐसे ही समय बदलता गया और धीरे धीरे साथ ही मध्यकाल का समय आ गया। अब जरा सा समझना मध्यकाल में क्या कहानी बनती है। तो ये आपका हो गया राइट आंसर, लिखा गया होगा एक्सप्लेनेशन में, अच्छे से देखिए। अभी ऊपर हम लोगों ने देखा कि भारतीय भाषा का ही परिवार है भारत ईरान शाखा, और भारत ईरान शाखा के 3 पार्ट में बांटे गए हैं डॉक्टर गिरियर्सन के द्वारा। इन्होंने बताया कि देखो भारतीय ईरान शाखा के 3 पार्ट हैं, एक का नाम है भारतीय आर्य भाषा और ईरानी और दर्दी भाषा, लेकिन हमें मतलब इससे है, इनसे नहीं, ठीक है। अगेन इन्होंने कहा कि जो भारतीय आर्य भाषा है इनको काल के दृष्टिकोण से 3 पार्ट में फिर से बांट दिया गया है। जैसे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है वो माना जाता है, ठीक है। और इसमें वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति 2 आते हैं। फिर उन्होंने कहा जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है उनका समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का है। और इसमें आप देखो कि 500 ईसा पूर्व आगे चले जाओगे तो 600 ईसा पूर्व, तो उसमें पाली भाषा, भाई गौतम बुद्ध बन जाते हैं, तो पाली और प्राकृति आपने देखा ही है, गौतम बुद्ध की जो उपदेश है पाली और प्राकृति वाले आ गए। और इसी समय साथ ही अपभ्रंश भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। अपभ्रंश टूटा फूटा, अब लोग हिंदी की तरफ ही बढ़ने लगे, ठीक है। इसके बाद का जो समय है वो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, 1000 ईस्वी से आज तक का, यानी 1000 ईस्वी के बाद से। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हिंदी भाषा बना, इसी तरह से बंगाली बना, मराठी बना, आदि जो भाषाएं हैं वो बन के आए, ठीक है। तो प्लीज इसको याद रखना। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास हुआ, क्योंकि आप जानते हैं 1000 ईस्वी के आसपास में आधुनिक भारतीय भाषा का विकास हुआ और उसी का पार्ट हिंदी है, तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल। प्राचीन भारतीय भाषा में वैदिक संस्कृति व संस्कृति या लौकिक संस्कृति का विकास हुआ, आप कहोगे हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है। अपभ्रंश को हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा भी कहती हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि मध्यकाल में आप देख रहे हो अपभ्रंश बन रहा है, तो अपभ्रंश से ही अब जो है साथ ही हिंदी बनने वाली है, ठीक है। मध्यकाल में आपने देखा कि पाली प्राकृत फिर इस तरह से अपभ्रंश बन रही है, तो जाहिर सी बात है हिंदी भी अब इसी से बनेगा। मध्यकाल के बाद ही तो हिंदी आया, यानी आधुनिक भारतीय भाषा का पार्ट हिंदी है ना। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट करेक्ट होगा आपका डी वाला, यानी चौथा। देखना जरा, हिंदी भाषा का विकास 1000 ईस्वी के आसपास में माना जाता है। इसका विकास का क्रम कैसे है देखिएगा। सबसे पहले क्या आया था? तो आप बोलोगे सर मध्यकाल में, सॉरी प्राचीन काल में सबसे पहले हिंदी आया, सॉरी संस्कृत आया। संस्कृत में कौन संस्कृति? तो आप बोलोगे सर वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, आप देखोगे वैदिक काल आया। आप स्टार्ट करोगे अगर इतिहास को पढ़ना तो आप कहाँ से शुरुआत करते हो? कहते हो सर हम लोग पाषाण पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? सर पढ़ते हैं। पाषाण काल खत्म हो जाता है तो हम लोग पढ़ते हैं सर सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। पर यहाँ पर भी जो लिखे पढ़े गए कुछ पता लता नहीं है। उसके बाद कहोगे सर हम वैदिक काल पढ़ते हैं, ठीक है, यानी वेद पढ़ते हैं। और वैदिक काल में ही आप जानते हैं रचनाएं की गई, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, और ये सभी किस भाषा में थे? तो आप कहोगे सर ये सभी संस्कृत भाषा में थे। तो यहीं से भाषा जो है जन्म ले लिया, संस्कृत भाषा आ गया। फिर वैदिक काल के बाद आप देखोगे महाजनपद बना, आप कहोगे हाँ सर वैदिक काल के बाद आप देखोगे तो ये महाजनपद बनता है, क्योंकि उत्तर वैदिक काल का समय कितना था? तो आप कहोगे सर 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के आसपास में उत्तर वैदिक काल था। और आप जानते हैं महाजनपद का उदय कब होता है? तो आप बोलोगे सर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना। और इसके बाद आप जानते हैं कौन आ जाता है? तो आप बोलोगे सर बौद्ध और जैन धर्म आ जाता है। हम लोग इतिहास में हिंदू पढ़ते हैं, बौद्ध पढ़ते हैं और जैन पढ़ते हैं। तो बौद्ध और जैन इन लोगों ने पाली और प्राकृत भाषा का जन्म दिया। तो भैया सबसे पहले पाली आया, इसके बाद कौन सी भाषा आ गई? प्राकृत भाषा आ गई, है ना।
फिर क्या, लोगों को जब ज्ञान मिला तो लोगों ने अपना बुद्धि दिखाया और प्रकृति के बाद जन्म हुआ किसका साथी, अपभ्रंश का। ठीक है, और अपभ्रंश से निकल के आया कौन सी भाषा, तो आज हम लोग जो बोलते हैं हिंदी। अब हिंदी में तो अलग अलग भाषाएं जन्म ले ली है। ठीक है, तो इस तरह से इनका पूरा विकास क्रम है। आप इतिहास को ध्यान रखना, इनका विकास क्रम कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में कौन कौन है ये तो बताना नहीं है, मध्यकाल में कौन कौन आता है ये भी बताना नहीं है, आधुनिक में हिंदी और खड़ी बोली आजकल प्रयोग करते हैं ना। अपभ्रंश को हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कहते हैं, बिल्कुल कहेंगे, क्योंकि हिंदी से पहले क्या थी, अपभ्रंश ही चल रही थी। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से किस भाषा को 3 अक्टूबर 2024 को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो सरकार आप जानने भी करें, मोदी गवर्नमेंट बहुत ज्यादा ये सब काम करती है, तो इन्होंने क्या किया है, एक नई भाषा को जिसमें पाली भाषा है इसे जो है संस्कृत भाषा का दर्जा, सॉरी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, समझना जरा, पाली भाषा अब तो जान ही रहे हैं, पाली बहुत प्राचीन भाषा है ना। तो पाली भाषा थेरवाद बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र भाषा होती है और इसी में आपका त्रिपिटक ग्रंथ लिखा गया है। ठीक है, अक्टूबर 2024 को केंद्र सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने 5 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। इनको याद रखना, पेपर में आएगा। एक तो मराठी, दूसरा पाली, फिर उसके बाद प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो प्लीज आप इसे याद रखना, रिवीजन करते रहना बार बार। ठीक है, अब तक आप देखेंगे तो 11 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है। 2004 में तमिल को संस्कृत भाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है, मतलब जो तमिल भाषा है उन्हें शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, फिर उसके बाद संस्कृत, फिर उसके बाद कन्नड़, फिर तेलुगु, मलयालम, और अब जो है 5 और। ठीक है, मलयालम और ओडिया को 13 में दिया गया था, इसके बाद सरकार ने 5 और दे दिया, तो हो गया साहब 11। चलिए, हिंदी भाषा के विकास के क्रम में प्राकृत और अवहट्ट, ठीक है, के मध्य में क्या आता है। अब देखिए होता क्या है ना कि आगे अभी हम लोग जब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो अभी ऊपर मैंने आपसे बताया कि यार देखो, अपभ्रंश के बाद हिंदी बन गया, लेकिन अपभ्रंश के बाद बीच में एक कड़ी और जुड़ती है साहब, वो होती है अवहट्ट की। इसे भी याद रखना कि अपभ्रंश के बाद देखो, स्टार्टिंग से आप मुझे बताना, आप खुद बोलो कि क्या सबसे पहले संस्कृत आएगी, आप बोलोगे हाँ सर संस्कृत आएगी। संस्कृत के बाद क्या आएगी, आप बोलोगे सर पाली भाषा आ जाएगी, है ना। और इसके बाद ही आप कहोगे सर प्राकृत आ गई, प्राकृत आ गई। ठीक है, अब आप कहोगे सर प्राकृत के बाद ना आना चाहिए अपभ्रंश, आप कहोगे हाँ सर क्या आना चाहिए, अपभ्रंश आना चाहिए। और इस अपभ्रंश के बाद आप कहोगे सर हिंदी आ जाना चाहिए, जैसा मैंने ऊपर आपको भी बताया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना मेरे दोस्त, अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ रूप बन जाता है अवहट्ट। तो इसलिए कभी कभी क्या अपभ्रंश के साथ साथ अवहट्ट लिख देते हैं, अवहट्ट। तो प्राकृत के बाद इसको याद रखना, अपभ्रंश आएगा और अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आएगा, उसके बाद हिंदी आएगा। तो प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट और उसके बाद हिंदी। और यही कहा कि यार देखो प्राकृत और अवहट्ट के बीच में क्या आएगा, तो प्राकृत और अवहट्ट के बीच में क्या आएगा, तो बोलोगे अपभ्रंश का समय था। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो ये हो गया आपका अपभ्रंश, यानी इस प्रकार सही आंसर आपका कौन सा, बी वाला हो जाएगा राइट आंसर। क्लियर है ना ये बात, देखना। तो भैया ये तो पता है कि हिंदी भाषा की आदि जननी, सबकी जननी संस्कृत है, संस्कृत के बाद पाली है, पाली के बाद ये सब होता है प्रथा पूरा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अपभ्रंश के बाद अवहट्ट, फिर उसके बाद प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी। ठीक है, अपभ्रंश का विकास कब कब माना जाता है, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी के बीच का के मध्य माना जाता है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित बोलियों में से किस बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब अपभ्रंश के भी कई पार्ट हैं, अब इनमें से कह रहा है कि सौरसेनी अपभ्रंश से किसका विकास नहीं हुआ है। तो देखिए अपभ्रंश के वैसे कई पार्ट हैं, पर हमें कुछ अपभ्रंश का नाम याद रखना है, इसको रटना ही पड़ेगा, कोई और विकल्प नहीं है। सौरसेनी पूछा तो इसमें बघेली नहीं आएगा। कौन कौन अपभ्रंश है, जरा से इनका नाम और इनके साथ साथ क्या लैंग्वेज है उसको एक बार याद रखिएगा। तो ये आ गई अपभ्रंश। अब देखिएगा अपभ्रंश से अब अवहट्ट बनना चाहिए, नियम तो यही है, नियम तो यही कहता है कि सर अपभ्रंश आ गया, अब इस अपभ्रंश से पैदा होनी चाहिए अवहट्ट को। तो कई सारे इनके परिवार निकल के सामने आते हैं साहब, है ना। इन्हीं में से एक परिवार आता है सौरसेनी। ठीक है, सौरसेनी अपभ्रंश आता है। फिर इसी तरह से आप देखोगे इन्हीं का ही परिवार है मागधी अपभ्रंश। ठीक है, इन्हीं का परिवार अर्धमागधी भी है। ठीक है, फिर आप देखोगे इन्हीं का ही परिवार और खस नाम का एक परिवार है इनका, है ना, खस अपभ्रंश नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसी इन्हीं का आप परिवार देखोगे तो
सौर सैनी के नाम से हो गई हैं। एक और देखोगे तो ब्राचड़ है, ठीक है। तो इस तरह से आप पाओगे कुछ इनके जो है साथी वो भाषा परिवार है। सौर सैनी में एक और परिवार इनके ऐड किए जाते हैं साथी, है ना, जिसमें पश्चिमी हिंदी के ही पार्ट हैं और थोड़ा सा जैसे राजस्थान साइड में जाएंगे तब देखने को मिलेगा, तो इसी का ही कहीं कहीं पार्ट लिखा रहता है सौर सैनी, इस तरह से, है ना। तो ये देखेंगे अपभ्रंश के कई सारे परिवार हैं, लेकिन कह रहा है कि इनमें से सौर सैनी अपभ्रंश में कौन नहीं है, तो इनमें से पहला हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए एक पूरा चार्ट, और इस चार्ट को रट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखिए और इसको जो है रट लीजिएगा। मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ इतना, है ना। चलिए एक एक को देख ही लेते हैं। पहली बात तो अपभ्रंश का विकास याद रखिएगा 500 से 1000 ईस्वी तक। इनमें से सौर सैनी अपभ्रंश में कौन आता है, पश्चिमी हिंदी, यानी भारत के पश्चिम में बोला जाएगा, ठीक है, भारत के पश्चिम में बोला जाएगा। लेकिन भारत का पश्चिम स्टार्ट कहाँ से होता है ये कोई नहीं जानता है, जानना चाहिए, ठीक है। पश्चिमी हिंदी भाषा में कौन कौन से आते हैं, जैसे देखिए अगर आप बनाइए मैप ऑफ इंडिया, भारत का मैप, ठीक है, कुछ इस तरह से दोस्तों, ये हो गया हमारा प्यारा भारत महान, ठीक है। और इस प्यारे भारत महान में बिहार नहीं लीजिएगा, बिहार से पहले ये यहाँ पे हम इसे काट दे रहे हैं, ये हो गया प्यारा उत्तर प्रदेश, है ना। तो इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश में आप देखोगे तो ये एरिया बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ठीक है। पश्चिमी सौर सैनी अपभ्रंश की हम लोग बात करेंगे जहां पश्चिमी हिंदी बोलेगी, तो बुंदेलखंड का क्षेत्र पूरा ये पड़ता है साहब, है ना। तो यहाँ पे बुंदेली भाषा बोली जाती है, ठीक है। इससे पश्चिम में आप चले जाओगे तो हमारे यहाँ कन्नौजी भाषा, ठीक है। तो उसके बाद आप देखोगे खड़ी बोली भाषा स्टार्ट हो जाती है साहब, है ना, खड़ी बोली भाषा। इसी खड़ी बोली को ही हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। फिर धीरे धीरे हरियाणा में आओगे, हरियाणा लगा हुआ 6 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश के, तो हरियाणा में आप देखोगे तो बांगरू भाषा बोला जाता है, बांगरू, या इसी को हम हरियावड़ी भी बोलते हैं, हरियावड़ी, ठीक है। फिर इसके बाद आप जानते हैं 2 राज्य राजस्थान लगे हुए उत्तर प्रदेश के, राजस्थान में आ जाइए, तो राजस्थान में भी आप देखोगे सौर सैनी के ही पार्ट आते हैं। राजस्थान में अगर आप देखेंगे तो राजस्थान में जो है कुछ भाषाएं बोली जाती हैं जो कि पार्ट सौर सैनी की ही होती हैं। कौन कौन सी भाषा राजस्थान में बोली जाती है, तो देखिए राजस्थान के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन सी भाषा राजस्थान में बोली जाती है। तो राजस्थान में आप देखेंगे तो एक भाषा यहाँ पे मालवी करके लोग बोलते हैं, है ना, उनका अपना भाषा है। फिर मेवाती भाषा है ना, फिर इनका जयपुरी भाषा है, अभी नीचे लिखा हुआ होगा, टेंशन ना लेंगे, ठीक है। जयपुरी को ही हम हड़ौती भाषा के नाम जानते हैं, हड़ौती, ठीक है, हड़ौती कहिए या कहीं कहीं ढूंढाड़ी भाषा भी इसको बोलते हैं, ढूंढाड़ी भाषा, है ना। और यहाँ पे आप जानते हैं मारवाड़ी बोला जाता है ना, मारवाड़ी बोला जाता है। तो आपने देखा पश्चिम वाले कितने लैंग्वेज हैं, तो पश्चिम में आपने देखा बुंदेली है, कन्नौजी है, खड़ी बोली है जिसे हम कौरवी बोलते हैं, फिर बांगरू है जो कि हरियाणा में बोला जाता है, या हरियावड़ी है। फिर पीछे आएंगे थोड़ा सा तो राजस्थान में आ जाएंगे, तो यहाँ पे मारवाड़ी है, मलावी है, मेवाती है, जयपुरी है, हड़ौती है, ढूंढाड़ी है ना। तो ये सारी भाषा बोली जाती है। क्या आपको समझ में आ गई ये चीजें, ठीक है। अब थोड़ी सी हम लोग यहाँ पे आएंगे, ये जो एरिया है उत्तर प्रदेश सॉरी भारत का, ये जो एरिया है, ये वाला क्षेत्र, ये सिंध और पंजाब का क्षेत्र है, ठीक है। और पंजाब और सिंध के क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो अपभ्रंश बना उसे हम ब्राचड़ अपभ्रंश के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे, ब्राचड़ अपभ्रंश। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही भाषा है, पंजाबी और सिंधी। देखना, पंजाब के लोग पंजाबी बोलेंगे और सिंध के लोग सिंधी बोलेंगे, तो पंजाबी और सिंधी। तो अगर आपसे पूछेगा ब्राचड़ में तो बताना पंजाबी और सिंधी, ये दोनों लैंग्वेज साहब यहाँ पे बोली जाती हैं। तो 2 अपभ्रंश आपको क्लियर हो गया, एक तो ब्राचड़ अपभ्रंश क्लियर हो गया, एक तो आपका सौर सैनी वाला अपभ्रंश क्लियर हो गया। क्या ये बात क्लियर हो गई, है ना, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़े तो एक और अपभ्रंश की बात करेंगे। अभी चलिए थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, देखिएगा। अब हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो बिहार, छत्तीसगढ़, है ना, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 भाषा को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक तो बिहार में अगर आप देखेंगे तो एक अपभ्रंश का यहाँ पे और विकास हुआ जिसमें लिखा हुआ होगा मागधी अपभ्रंश, इसे हम बिहारी हिंदी के नाम से जानते हैं,
यहाँ पे मगही, मैथिली और भोजपुरी। तो मैथिली ठाकुर, अब तो पता चल गया बिहार में मैथिली है। भोजपुरी तो भाई बिहार में बोला जाता है, मगही भी बिहार में बोला जाता है, ठीक है। मगध प्रांत वहीं पर था, आपको पता होगा, ठीक है। फिर अर्धमागधी शब्द का क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखो अर्धमागधी 3 जगह मिलता है। एक तो थोड़ा सा मागधी तो बिहार में बना, बिहार के ही बगल से थोड़ा सा आप जानते हैं मिथिला, तो मिथिला से संबंधित हमारा था कौन, अयोध्या। तो इस वजह से क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ अवधी लोग वो अर्धमागधी भी बोलते हैं। तो अवधी जो भाषा होती है उसमें कुछ कुछ मगध की भाषा भी आ जाती है ना, तो याद रखेंगे। फिर यहीं से लगा हुआ था बेचारा बगल में छत्तीसगढ़, वो कैसे छोड़ता, बिहार वाले किसी को छोड़ते थोड़ी है ना, तो उनको भी लपेट दिए इसमें। तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो 2 भाषा बोली जाती है, एक तो बघेली बोली जाती है जो इसमें भी अर्धमागधी घुस गया है, मैंने थोड़ा बहुत मगध की भाषा। फिर छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। तो आप देखोगे कि जो हमारी मागधी है ना, वो मागधी खुद खुद में तो मगही, मैथिली, भोजपुरी रखी थी, अवध में आकर के अवधी में भी शामिल हो गई। तो अवधी में अर्धमागधी आ गया, बघेली में आप देखेंगे तो उसमें भी अर्धमागधी आ गया, छत्तीसगढ़ी में भी आपका अर्धमागधी घुस गया, ठीक है। जबकि जो लोग पहाड़ पे रहते थे वो जनजातियों के नाम से खस अपभ्रंश के नाम से जाने गए। और वहां पे आप देखेंगे तो जो उत्तराखंड में है तो गढ़वाली भाषा बोलते हैं, गढ़वाली भाषा, ठीक है। और उत्तराखंड में कुमायूं श्रेणी है तो कुमायूनी भाषा, कुमायूनी भाषा है ना। फिर आप देखेंगे और आगे तो आपको मंडियाली नाम का एक भाषा मिलेगा, मंडायली कहीं कहीं लिखा जाता है, तो कहीं कहीं मंडियाली नाम का भाषा लिखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से सौरसेनी बना, अलग अलग भाषा अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं, जैसे सौरसेनी बना तो आप देखोगे पश्चिमी हिंदी, तो आपके ध्यान में आ जाना चाहिए कहाँ कहाँ जाएगा, पहली बात तो हमारा उत्तर प्रदेश आएगा, उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड आएगा तो बुंदेली बोलेंगे, कन्नौज आ जाएगा कन्नौज, और हमारे ब्रज जो है आप देखेंगे ब्रज क्षेत्र, तो यहाँ पे ब्रज भाषा बोल देंगे, है ना। फिर उसके बाद कौन भाषा, कौरवी या फिर खड़ी बोली। इसके बाद थोड़ा सा हरियाणा में बोला जाता है हरियावड़ी, यानी पश्चिम हिंदी का विकास। अब देखो पश्चिम हिंदी जो है 2 ही राज्य में है, ये तो हमारा उत्तर प्रदेश आ गया, दूसरा हमारा हरियाणा आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद मगधी आ गया, तो मगधी मैंने कहा था आपसे मगध, मगध मतलब बिहार, तो मगधी का संबंध सीधे बिहार से है। और बिहार में कौन कौन भाषा बोला जाएगा, तो बोला मगधी भाषा बोला जाएगा, मगही जिसे बोलते हैं, बिहार वाले भोजपुरी बोलते हैं, और इसमें मैथिली ठाकुर वहाँ के विधायक हैं, तो वहाँ पे मैथिली ठाकुर। और बिहार वाले आपको पता है किसी को छोड़ते नहीं है, तो थोड़ा सा बिहार की जो मगधी थी हमारे यहाँ अवध से संबंध रख ली, भाई मिथिला से आई थी माता सीता, तो बस इन्होंने क्या किया कि हमारे यहाँ अवधी भाषा के साथ मिल करके अर्धमागधी बना दी, है ना। फिर क्या छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो बघेली के साथ अवधी थोड़ा सा मागधी मिल गया और बघेली अर्धमागधी बन गया। फिर इसी तरह से नीचे ही था बेचारा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ ये बना, तो छत्तीसगढ़ में मिल गया मागधी और छत्तीसगढ़ बन गया अर्धमागधी, ठीक है। ये क्लियर हो गया, छत्तीसगढ़, बिहार और उत्तर प्रदेश, हरियाणा हमने देख लिया। अब आप देखोगे खस, तो खस एक पहाड़ी भाषा थी, पहाड़ी भाषा से उत्तर प्रदेश के ऊपर आप देखेंगे तो उत्तराखंड मिलेगा, है ना। तो उत्तराखंड में आप देखेंगे तो 2 भाषा, ये तो जो है 2 भाषा, ये तो गढ़वाली और एक कुमाऊनी, ये देखने को मिलता है। बाकी आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में मंडियाली नाम का भाषा देखने को मिलता है, ठीक है, खास वाला। अब देखिए सौरसेनी की बात अगर हम करेंगे तो अभी आपने देखा कि सौरसेनी का जो ये पार्ट होता है, ठीक है, पश्चिम में था, और पश्चिम में आएंगे तो और पश्चिम में आएंगे तो आप राजस्थान पाएंगे। राजस्थान में, राजस्थान उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ध्यान रखेंगे, तो ये मलावी और मेवाती, जयपुरी जिसे हम हड़ौतिया ढूढ़ाती कहते हैं, और मारवाड़ी भाषा, ये यहाँ पे जयपुर वाले बोलते रहे। अब जयपुर के ऊपर बचा है कौन कौन सा एरिया, अब बोलोगे सिंध का क्षेत्र सर, और पंजाब का क्षेत्र। तो सिंध और पंजाब में ब्राचड़ अपभ्रंश पैदा हो गया, वहां पे पंजाबी और सिंधी भाषा निकल के आए, ठीक है। और आप जानते हैं इसी अपभ्रंश से ही हिंदी बना हुआ है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। अब समझिए पश्चिमी हिंदी में कौन आएगा, अब तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए पश्चिम में कौन आएगा। तो पश्चिम में आप बोलोगे सर ये तो हमारे उत्तर प्रदेश का कन्नौजी आ जाएगा, है ना। तो अब इनमें से बताइए आप क्या हो सकता है, क्या मगही पश्चिम में आएगा, तो आपको सर नहीं, मगही कैसे पश्चिम में आ सकता है, ये चीज है ना। आप कहोगे सर अगर मैं आपसे कहूँ कि पश्चिमी हिंदी भाषा में कौन सा आएगा, मैथिली आएगा, मगही आएगा, बघेली आएगा, या फिर भांगुरु आएगा। तो अब आप मुझे एक एक करके बताना। देखो अभी मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर हम देखेंगे मगध यानी बिहार वाले क्षेत्र में, तो बिहार में कौन कौन था, तो आप बोलोगे सर बिहार में पहली बात तो भोजपुरी बोलते हैं, सभी को पता है, ठीक है। और वहाँ की विधायक इसमें मैथिली ठाकुर हैं, इसलिए वहाँ की भाषा क्या होगी, मैथिली हो गई, है ना। ये दोनों तो क्लियर था, है ना। बिहार में हम लोगों ने देखा जिसमें मागधी अपभ्रंश था,
तो ये दोनों क्लियर था। साथ साथ में वहां पे मगही भाषा बोला जाता था, हम लोगों ने ये देखा है ना, मगही भाषा बोला जाता था। तो ये तीनों भाषा, तो मगही तो यहाँ हो नहीं सकता, मैथिली भी यहाँ पे नहीं हो सकता। अब आप देखोगे, मैंने कहा था आगे चल के कि यहाँ पे आप देखोगे कि अब बांगरू और बघेली में आ जाओ, तो आपको ध्यान होगा, मैंने अभी बताया था कि मागधी भाषा दो लोग के साथ बिलोंग करता है, ठीक है। जो मागधी शब्द है वो दो राज्यों में डिस्टर्ब कर देता है जा करके। एक तो हमारे यूपी में मिल जाता है, ठीक है। यूपी में किसके साथ मिलता है, तो मगध से आई है मासीता, तो आप बोलोगे सर अवध के साथ मिल जाता है, यानी अवधी भाषा में कहीं ना कहीं मागधी मिल करके इसको क्या बना देता है, तो अर्ध मागधी बना देता है, ठीक है, अर्ध मागधी बना देता है। और मैंने आपसे कहा छत्तीसगढ़ में मिलता है, छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में तो पहली भाषा तो छत्तीसगढ़ी, तो ये भी अर्धमागधी हो जाएगा, है ना। अब बोलो हाँ सर छत्तीसगढ़ी भी अर्धमागधी हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैंने एक भाषा और आपको बताया था, जिनमें से हम लोगों ने जोड़ा था बघेली। तो छत्तीसगढ़ी और बघेली ये दोनों भाषा अर्धमागधी भाषा है। तो बोलोगे सर ये अर्धमागधी भाषा। अब बांगरू आपको याद होगा, मैंने अभी ऊपर आपसे बताया कि बांगरू ये हमारे यहाँ हरियाणा में बोला जाता है, हरियाणा में बोला जाता है, ठीक है। और ये किसका पार्ट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर पश्चिमी हिंदी, इस तरह ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्लियर है, यहाँ पूरी चार्ट है, आप इसको देख लेना। पश्चिमी में ब्रजी, ब्रजी बोली जाती है, कन्नौजी, कौरवी, ठीक है, इसे बोलते हैं बुंदेली, बांगरू, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मेवाती, मलवई, जयपुरी, अड़ावती, मैथिली, मगही, भोजपुरी, कहाँ पे, यहाँ पे मलयाली, गढ़वाली, कुमाली। कितना आसान है यार, इसको थोड़ा सा देखते रहिए। अब बताइए, कह रहा है कि पूर्वी हिंदी की दो बोलियां, अब इनमें कौन कौन सा, पूर्वी हिंदी में कौन कौन आएगा, पूर्वी हिंदी मतलब वही है अवध वाला, है ना। तो अब आपको सर भोजपुरी, भोजपुरी वही मगधी वाला, है ना। और भोजपुरी के साथ साथ मैथिली, मैथिली ठाकुर ही हैं। और कौन कौन होगा, तो आप बोलोगे सर मगही, मगही, ठीक है, यही तो है पूर्वी हिंदी में। तो कौन कौन होगा आप बताओ। कह रहा कि कौन सा युग में सही होगा, है ना। अच्छा पूर्वी हिंदी बोला है, पूर्वी हिंदी बोला है, ध्यान रखिएगा साहब। पूर्वी हिंदी में, अच्छा ये बिहारी हिंदी का पार्ट जाता है, ध्यान रखिए डिस्टर्ब नहीं तो हो जाएगा, सही कह रहे हैं। ये बिहारी हिंदी है और इसी बिहारी हिंदी से बनेगा पूर्वी हिंदी। हाँ पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे बताइएगा कि पूर्वी हिंदी को ही हम अर्धमागधी बोलते हैं, तो कौन कौन सी भाषा बनती है, तो आपको सर दो राज्यों में ये फैलेंगे। बिहारी हिंदी दो राज्यों को डिस्टर्ब करती है, तो पहले हमारे यूपी में कौन सी भाषा को डिस्टर्ब करती है, अवध को, तो अवधी भाषा को अर्धमागधी बना देती है आपको यहाँ से। फिर बिहारी जो है छत्तीसगढ़ में दो भाषा को डिस्टर्ब करती है, छत्तीसगढ़ी को अर्धमागधी बना देती है, आप कहोगे हाँ सर। तो ये हो गया, ये हो गया। और आप कहोगे सर वहां पे बघेली नाम की एक भाषा बोली जाती है, उसको डिस्टर्ब कर देता है ये, तो बघेली को अर्धमागधी बना देता है, हाँ सर। तो अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली ये तीनों भाषा पूर्वी हिंदी भाषा के नाम है। तो आप मुझे बताओ कौन सा सीक्वेंस होगा, तो आप बोलोगे सर अवधी और छत्तीसगढ़ी। देखिए छत्तीसगढ़ी और अवधी ये हो गया ना अर्धमागधी भाषा, तो आप बोलोगे हाँ सर यही सही है। मगही बघेली हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मगही आप जानते हैं ये बिहार की भाषा है, और बघेली आप जानते हैं ये जो है पूर्वी हिंदी की भाषा हो जाएगा, तो ये दोनों मिलान कभी हो नहीं सकता, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं ना बन रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा, अवधी और छत्तीसगढ़ी, है ना। अगला देखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है यार, इसको समझिएगा। एक व्यक्ति हैं सुधीर अग्रवाल, इन्होंने एक किताब लिखी है प्रद्युम्न चरित्र, और ये पूछ रहा है कि कौन सी भाषा में इन्होंने लिखी हुई है। अब देखिए ये तो भाई रटने वाली बात है ना, ये रटने वाली बात है, इसमें कोई कहानी नहीं है। तो इन्होंने अपनी इस किताब को ब्रज भाषा में लिखा है। अब आप मुझे बताओ ब्रज भाषा कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा कौन सी अपभ्रंश की भाषा है, ब्रज भाषा। तो आप बोलोगे सर ब्रज भाषा मतलब वही उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में सौरसेनी है ना, सौरसेनी है, ठीक है। मतलब पंजाब में और हरियाणा में भी सौरसेनी है, पर ब्रज भाषा तो अपने यहाँ तो कन्फर्म है, ठीक है, इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो अब इनमें बताइए ब्रज भाषा कौन सी, ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा है प्रद्युम्न चरित्र, है ना। अब कुछ और लोग हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, जैसे अवधी भाषा में चंद्रायन लिखा गया था या लोरकहा लिखा गया था। पहली जो है पुस्तक लिखी गई है, अवधी की पहली कृति मानी जाती है चंद्रायन या लोरकहा। इसके लेखक कौन है, तो मुल्ला दाऊद है, ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद आप देखेंगे बैस बाड़ी अवधी में लिखे हैं रामचरितमानस, कौन, तुलसीदास जी। बंगाल में अवधी भाषा को हम गोहारी या गोयारी के नाम से जानते हैं। ये सब तथ्य रखने वाला है। बाकी ब्रज भाषा साहित्य का
सबसे प्राचीनतम साहित्य सुधीर अग्रवाल की किताब प्रद्युम्न चरित्र मानी जाती है। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य है जो सही सुमेलित नहीं है? ये सब रटने वाली बात है। इंद्रावती कह रहा है कौन सी भाषा में है? गोरी बादल की कथा कौन सी भाषा में है? चंदायन, चंदायन तो ब्रज भाषा में, ये तो सही है। लोरकहा अवधि में है, ये भी सही है। अब इन्हीं दोनों में से कोई गलत है, पहला और दूसरा। ठीक है, तो यहाँ पे बी वाला आपका हो जाएगा राइट आंसर, गोरा बादल की कथा। जो ये लिखा गया साहब गोरा बादल की कथा, यह खड़ी बोली भाषा का कृति है, मगधी में नहीं है, खड़ी बोली भाषा, खड़ी बोली भाषा। ठीक है, तो प्लीज आप इसे याद रखिएगा। इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो बी वाला बन जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ साहित्य इनको रट लीजिएगा, जैसे प्रद्युम्न चरित्र आपने देखा ब्रज भाषा, सूरसागर ब्रज भाषा, मृगावती, पद्मावती और मधुमालती ये अवधि, चित्रावली अवधि, रामचरितमानस भी अवधि, फिर चंद छंद वर्णन की महिमा खड़ी बोली, मद नाटक खड़ी बोली, गोरे बादल की कथा खड़ी बोली। ये रटने वाला है, कोई विकल्प नहीं, आप इसको रट ही लेना। ठीक है, रट लेना, कई बार रिवीजन करना, याद आ जाएगा। खड़ी बोली के पहले कवि कौन थे? देखो खड़ी बोली के स्टार्ट जानते हैं, अमीर खुसरो के द्वारा। अब बताइए कौन सा होगा राइट आंसर, है ना? खड़ी बोली के पहले कवि कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही है दोस्तों, खड़ी बोली के पहले कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अब इनके कुछ, अमीर खुसरो का आप जानते हैं, इनका नाम था अबुल हसन, इनको ही तोताई ए हिंद या तुर्क ए अल्लाह के नाम से जाना जाता है। ईश्वरी प्रसाद के द्वारा इन्हें कवियों का राजकुमार कहा जाता है। तो अगर डायरेक्ट आपसे पूछे तो बता देना, अमीर खुसरो को कवियों का राजकुमार कहा गया है। खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है? खाली कुवारी, ठीक है, आवाज ए खुसरवी, आशिकी, नुह सिपहेर, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे इतिहास में इनकी और रचनाओं पर चर्चा होगी। आगे सिंधी भाषा का विकास। अब देखो ये तो मजाक वाली बात हो गई। सिंधी भाषा मतलब कौन? पंजाबी और सिंधी और ब्राचड़। अरे सौरसेनी तो यूपी आई जाए और हरियाणा आई गए। ठीक है, तो ये यहाँ से सिंध प्रांत से हमें क्या लेना देना है ना। मगधी में आप देखोगे तो यहाँ अपना बी फॉर बिहार, है ना। पैसाची भाषा तो भी कुछ बताए नहीं हम लोग, पैसाची भाषा है ना, अभी ये देखेंगे। लेकिन ब्राचड़ में हम लोग जानते हैं, ब्राचड़ को हम लोग जानते हैं, कैसे जानते हैं भाई? ब्राचड़ में हम लोगों ने देखा था कि इसमें पंजाबी और सिंधी भाषा आती है, पंजाबी और सिंधी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कुछ हैं जिनको रट लेते हैं, वही है जो ऊपर मैंने लिखवाया है। जैसे सौरसेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती हिंदी भी शामिल आती है आधुनिक भारतीय भाषा में अगर देखेंगे। और जबकि अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी, मागधी में बिहारी, उड़िया, बंगाला, असमिया जाता है। खस में पहाड़ी पंजाबी, सिंधी आ जाती है ब्राचड़ में। जबकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा जाती है ना। आगे हड़ौती, तो बताओ हड़ौती कहाँ है? अभी ऐसे सोच के देखो, हड़ौती कहाँ के लोग बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर हड़ौती वही राजस्थान वाली भाषा है कि नहीं है? जयपुरी, ढूंढड़ी, हड़ौती ये सब राजस्थान की भाषा है। तो बोल देना सी आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर, है ना। यहाँ पे कुछ प्रदेश क्षेत्र लिखा गया जहाँ पे बोली जाती है। जैसे अब देखोगे राजस्थान में तो हड़ौती, जयपुरी, ढूंढौती। उत्तर प्रदेश में भोजपुरी, ब्रज, कन्नौजी, अवधी, खड़ी बोली सब बोलते हैं हम लोग। बिहार में भोजपुरी, मगही, मैथिली बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश में मलयाली बोलते हैं। दक्षिण भारत में दक्षिणी बोलते हैं। उत्तराखंड नेता अल्मोड़ा में कुमाऊं की पहाड़ी भाषा है। पश्चिम राजस्थान में मारवाड़ी भाषा देखने को मिलता है ना। अगला, देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। इस लिपि के विकास क्रम में गुप्त लिपि और देवनागरी लिपि के मध्य कौन कौन सी लिपि आई थी? देखो यार, एक लिपि है लिखने की, है ना, और इसका नाम है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी नाम आपने सुना होगा, देवनागरी, ब्राह्मी, खरोष्टी, मारेकुल, है ना। तो इनमें से एक बीच में आता है कुटिल लिपि, जरा सा समझिएगा। देखिए देवनागरी लिपि क्या है? भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतकों एवं चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम लिपि कहते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे ऐसे कुछ लिख दूं, मुझे खुद नहीं पता कौन सी लिपि, लेकिन मुझे ये पता है कि देवनागरी लिपि। मुझे ऐसे करके लिख दूं, मुझे नहीं पता कौन सी लिपि, है ना, और ये देवनागरी लिपि है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि ये हिंदी में दुई ठू लिपि है जो प्रचलित रहती है। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से ही माना जाता है। यानी अगर देखा जाए तो पहले ब्राह्मी लिपि आया था। ब्राह्मी लिपि के बाद एक और लिपि बना जिसका नाम था गुप्त लिपि, और इसी के बाद बना कुटिल लिपि, और फिर आया देवनागरी लिपि। तो ये लिपियों का क्रम है, और अगर एग्जामिनर बजाना चाहे तो ये आपसे क्रम पूछ लेगा, तो फिर बच गया, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे देवनागरी लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के राजा जयभट्ट थे, इनके शिलालेख में देखने को मिलता है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाहिने ओर लिखा जाता है। ठीक है, मतलब ऐसे करके ऐसे लिखते हैं, ऐसा नहीं कि उधर से आके इधर, नहीं ऐसे लिखते हैं। ठीक है, श्याम सुंदर दास ने देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव दिया था।
ये सवाल डायरेक्ट पेपर में पूछा गया है कई बार कि भैया किसने देवनागरी लिपि में सुधार करने के लिए जो पंचमाक्षर हैं उनकी जगह पे अनुस्वार ऐसे बिंदी लगा दो। अगर कहीं अंगा लिखा है जैसे संगम तो संगम तो संगम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये पंचमाक्षर की जगह पे इन्होंने बोला कि ऐसे लिख दो, है ना, ये वाला पंक्ति लगा दो। तो ये किसने कहा था? डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। बीजी तिलक ने हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी टाइप का विकास किया था। बाल गंगाधर तिलक जी, इन्होंने हिंदी मुद्रण के लिए देवनागरी टाइपराइटर का आविष्कार किया। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। विद्यापति ये मैथिली भाषा से संबंधित है। मैथिली के कवि कहे जाते हैं विद्यापति। बात तो सही आपका है ना, बिल्कुल सही है, ये वाली बात तो सही है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप भोजपुरी है? वर्तमान हिंदी में प्रचलित रूप भोजपुरी कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है साहब, है ना, ये वाला विकल्प आपका गलत हो जाएगा। सूरीनामा, मॉरिशस और गुयाना में भोजपुरी बोली जाती है? हाँ, बोली जाती है। भोजपुरी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा और इस प्रकार से डी आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर। समझना जरा क्वेश्चन क्या आ रहा है कि बांग्ला, ओडिया, असमिया ये सब मागधी अपभ्रंश से आए हुए हैं। सही है। विद्यापति मैथिली भाषा से संबंधित है, इन्हें हम मैथिली कोकिला कहते हैं। इन्हीं को ही अभिनव जयदेव भी कहा जाता है, विद्यापति को। भोजपुरी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है, हमारे यहाँ ध्यान रखेंगे। सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में भोजपुरी बोली जाती है। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? खड़ी बोली है। विष्णुपुरिया असमी भाषा की मुख्य बोली है जो कि मणिपुर, असम और त्रिपुरा के कुछ भागों में बोली जाती है। ये सब रिवीजन करने वाली चीज है, इसे आप रिवीजन करिएगा। अगला 25 क्वेश्चन करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीति के कोड से सही विकल्प का चयन कीजिए। काशिका मथुरा क्षेत्र की प्रमुख बोली है। काशिका मथुरा क्षेत्र की प्रमुख बोली है। तो काशिका हमारे यहाँ बनारस में बोलते हैं, ठीक है, तो ये मथुरा में नहीं बोलते हैं, बनारस में बोलते हैं, गलत है। हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय 14 सितंबर 1949 को लिया गया था। बात तो सही है। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। अध्यक्षता प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, गृह मंत्री करते हैं। और इन्होंने ही अभी हाल ही में 53वां वर्ड की बात की हुई है, जो इस तरह से बना हुआ है, लुंठित वर्ड की तरह से बना हुआ साथी, यानी जैसे लय होता है ना, ऐसे लय, ये मराठी से शब्द आएगा। तो ये 53वां, अभी तक 52 हिंदी वर्ड माने 52 वर्ड था, तो इस समिति ने एक नया वर्ड जोड़ा है इस तरह से जो है, ठीक है। अभी समिति ने सुझाव दिया है, फाइनल अभी एनसीईआरटी में नहीं आया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला आपका गलत हो जाएगा। देखिए, काशिका कहाँ की भाषा है? तो बनारस की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था। हिंदी भाषा के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय हिंदी समिति बनती है, लेकिन संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता भारत के गृह मंत्री करते हैं, अमित शाह जी किए थे। अगला, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पेपर में आएगा तो आप प्लीज बताना इसको। एआई वाले तो बार बार परेशान करते रहते हैं दोस्तों, है ना, एआई ले लो, एआई ले लो। अरे क्या करेंगे हम एआई का, हम मनुष्य बहुत होशियार हैं। तो पहला हो जाएगा भैया आगरा, है ना। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय साहब आगरा में है, इसे आप ध्यान रखना, गलत नहीं होने पाए। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है, जबकि भारतीय भाषा परिषद जो है ये कोलकाता में है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान जो है राजभाषा विभाग के अधीन काम करता है। राजभाषा विभाग का गठन केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को हिंदी का प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। मतलब जो राजभाषा विभाग है, जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं, जैसे सीवीटी का क्वालिफाई करके जाओ, ठीक है, तो आपको प्रशिक्षण देने के लिए किया गया। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो भी राजभाषा विभाग के तहत काम करता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।